नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा। आज राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूछताछ की है। इसके विरोध में कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया है। क्या यह प्रदर्शन जरूरी था? यह सवाल इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि जब 2010 में नरेंद्र मोदी से एसआईटी ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी तो उस वक्त क्या हुआ था? क्या उस वक्त भाजपा ने इस तरह से कोई प्रदर्शन किया था? उस 9 घंटे की पूछताछ और राहुल गांधी से आज की 3 घंटे की पूछताछ के पहले और बाद की घटनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तित्व के जीवन में हर घटना का महत्व होता है, क्योंकि इससे उसके व्यक्तित्व के बारे में एक छवि बनती है, उसके व्यक्तित्व का पता चलता है और इन घटनाओं से एक परसेप्शन बनता है और वो परसेप्शन जनता में एक मैसेज के तहत आगे बढ़ता है। आज राहुल गांधी के साथ हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के दफ्तर तक जाना चाहते थे, जिनको रास्ते में ही रोक दिया गया। लेकिन 2010 में एसआईटी ने उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर मौजूद नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया था। वो पूछताछ 9 घंटे चली थी और करीब 100 सवाल नरेंद्र मोदी से किए गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी पूछताछ के लिए एसआईटी के दफ्तर अकेले गए थे और आज राहुल गांधी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश में प्रदर्शन के माहौल में ईडी के सवालों का जवाब देने गए। यह एक सवाल है, इसलिए 2 बातों पर गौर करने की जरूरत है। एक, यह मामला क्या है और राहुल गांधी के लिए पूरे देश में प्रदर्शन के जरिए क्या कांग्रेस ईडी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? और दूसरी बात, उस वक्त नरेंद्र मोदी से पूछताछ और आज राहुल गांधी से पूछताछ में अंतर क्या है? यह सही है कि दोनों मामलों में बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है और दोनों मामले बड़े अलग है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व की पहचान के लिए घटनाओं का बहुत महत्व होता है। उस घटना के असर और उस घटना से क्या संदेश जा रहा है, इसका बहुत महत्व होता है। इसीलिए बात थोड़ी दोनों पर कर लेते हैं। सबसे पहले कम शब्दों में यह जानते हैं कि आखिर यह मामला क्या है जिसमें राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक इन कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी बनाई और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजीएल का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया। जिस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा है, उसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। ध्यान में रखना चाहिए कि इस पर किसी का भी एक आदमी का स्वामित्व नहीं था। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजीएल द्वारा किया जाता था। आजादी के बाद यह अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। धीरे धीरे अखबार घाटे में चला गया और 2008 में इसे बंद कर दिया गया। 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसकी मैंने चर्चा की है, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी ने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी एजीएल का अधिग्रहण कर लिया। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल थे। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 76% थी और बाकी 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज और अन्य के पास थी। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि यह पूरा सौदा ही गलत तरीके से किया गया और इसी सौदे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने याचिका अदालत में दायर की थी। आरोप है कि 2010 में 5 लाख रुपए की, केवल 5 लाख रुपए से बनी यंग इंडिया लिमिटेड की संपत्ति कुछ ही सालों में बढ़कर 800 करोड़ रुपए हो गई है। इसी मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस जारी किया और आज 13 जून को राहुल गांधी से पूछताछ की गई है। अब समझिए कांग्रेस ने इस पूछताछ के विरोध में क्या क्या किया है। पहली बात, पूरे देश में ईडी के दफ्तरों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। दूसरी बात, दिल्ली में ईडी ऑफिस तक राहुल गांधी गए तो उनके साथ हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जाना चाह रहे थे, जिनको रास्ते में ही रोक दिया गया। और नंबर 3, कांग्रेस ने पूरे देश में पोस्टर लगाए हैं जिन पर राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ लिखा है, सत्य झुकेगा नहीं, सत्य में विजय थे। और 4, पोस्टरों पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ साथ यह भी लिखा है कि डियर मोदी एंड अमित शाह, ये राहुल गांधी है, झुकेंगे नहीं।
आई एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी। 5, कांग्रेस का कहना है कि यह पूरी तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है और हम इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। और नंबर 6, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी से ईडी ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और करीब 55 सवाल किए गए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी से इस पूछताछ के विरोध में अपनी पूरी ताकत लगाई है पूरे देश में। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है और वह यह है कि विपक्ष का कोई भी अन्य पार्टी कांग्रेस के साथ इस प्रदर्शन में कहीं पर भी देश भर में खड़ी हुई नहीं दिखी है। यह एक समझने वाली बात है। इसीलिए आइए अब एक बार 2010 में नरेंद्र मोदी से पूछताछ को लेकर उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट पर भी एक नजर मार लेते हैं। 2010 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए गांधीनगर एसआईटी ऑफिस में बुलाया गया था। नरेंद्र मोदी पूछताछ के लिए अकेले एसआईटी के दफ्तर गए थे। एसआईटी का गठन हाईकोर्ट के आदेश पर किया गया था। 9 घंटे तक उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछताछ की गई थी और एसआईटी टीम ने 100 से ज्यादा सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे थे। गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त इस पूछताछ के खिलाफ भाजपा ने सड़क पर कोई राजनीतिक विरोध नहीं दर्ज करा था। उस समय एसआईटी के हेड आर.के. राघवन थे, जो सीबीआई के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। राघवन ने अपनी एक किताब लिखी है, राघवन ने अपनी आत्मकथा के तौर पर किताब लिखी है और इस किताब का नाम है ए रोड वेल ट्रेवल्ड। इस किताब में राघवन ने लिखा है कि मोदी पूछताछ के लिए गांधीनगर में एसआईटी कार्यालय आने के लिए आसानी से तैयार हो गए थे और वह अपनी पानी की बोतल अपने साथ लेकर आए थे। राघवन की किताब और मीडिया रिपोर्ट बताती है कि पूछताछ के बीच में जांच अधिकारी इतना थक गए थे कि उन्होंने मोदी को ब्रेक लेने के लिए कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि वो कानूनी कार्रवाई के बीच में कोई ब्रेक नहीं लेंगे और सारे सवालों का जवाब देकर जाएंगे। उस वक्त दिल्ली में यूपीए की सरकार थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पूरी पूछताछ में सहयोग किया था। नरेंद्र मोदी के सहयोग की बात राघवन ने अपनी किताब में लिखी है। मैं दोनों मामलों का जिक्र कर नरेंद्र मोदी की पूछताछ के लिए अकेले जाने और राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन क्यों हुआ, इस पर कोई तुलना नहीं करना चाह रहा हूं। मैं दोनों घटनाओं का जिक्र केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजनीतिक व्यक्तित्व से जुड़ी हर घटना कोई ना कोई परसेप्शन बनाती है जो जनता के बीच में जाता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एक केस फाइल हुआ है, इसीलिए उनका जाना जरूरी है। उनसे पूछताछ हो रही है, उनको सामना करना चाहिए और किसी सरकार पर वो भरोसा करे ना करे, लेकिन इस देश के लोगों पर और तंत्र पर तो भरोसा करना ही चाहिए। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी से लेकर अनेक बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की जरूरत है और कांग्रेस को इन पर आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन चलाना चाहिए। मैं उत्तराखंड में रहता हूं। अगर मैं केवल अपने प्रदेश की बात करूं तो यहां पर कांग्रेस के ही बड़े नेता हरीश रावत गैरसैंण के मुद्दे को उठा रहे हैं। वो कल यानी 14 जून को गैरसैंण में जाकर माफी मांगने वाले हैं, क्षमा याचना का एक आयोजन करने वाले हैं। हर सरकार और राजनीतिक पार्टी ने उत्तराखंड की गैरसैंण को राजधानी बनाने के नाम पर छला है। इसको पूरी कांग्रेस और कांग्रेस के सभी नेता एक आंदोलन का रूप दे सकते हैं, हरीश रावत का साथ दे सकते हैं, प्रदेश की जनता से आह्वान कर सकते हैं कि गैरसैंण आइए, विरोध कीजिए। इसके अलावा भी और बहुत से मुद्दे हैं, भू कानून से लेकर अन्य तमाम मुद्दे हैं, बिजली, रसोई गैस। लेकिन आज कांग्रेस लोगों से जुड़े, जमीन से जुड़े मुद्दों पर बात कर नहीं रही है। वो खामोश रहती है, केवल नाम के लिए प्रदर्शन करती है। और राहुल गांधी से पूछताछ पर पूरे देश में एक दिन का प्रदर्शन किया गया, लेकिन राजनीति में एक बात समझनी जरूरी है, एक दिन के हल्ला बोल से कुछ नहीं होता है। पहले कांग्रेस भाजपा की तरह 24 घंटे की राजनीति करना तो सीख ले, जो कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। यह राहुल गांधी से लेकर हर कांग्रेसी और हर कांग्रेस के नेता को समझना होगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।